जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास के अंदर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी की लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हम अपनी सिक्योरिटी को किस तरह बेटर कर सकते हैं अपने नेटवर्क के अंदर। ठीक है, वहाँ पे हमने कुछ प्रिवेंशन टेक्निक्स पढ़ रहे थे। तो प्रिवेंशन टेक्निक्स के अंदर हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि अपने नेटवर्क को किस तरह सिक्योर करते हैं। अपने नेटवर्क को सिक्योर किस तरह करते हैं, नेटवर्क के ऊपर सिक्योरिटी किस तरह लगाते हैं, जिसको हमने पढ़ा था कि वो हमारा होता है नेटवर्क हार्डनिंग। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो नेटवर्क के इनर लेयर होती है हमारी, क्योंकि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क हमारी आउटर लेयर होती है, जो आउटर बाउंड्री हमारे पास होती है, तो उसको हम बोलते हैं नेटवर्क हार्डनिंग। ये हमने अपनी फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस नेटवर्क लेयर को किस तरह सिक्योर करना है वो हमने देख लिया। तो उसके अंदर हम डिफरेंट फायरवॉल का यूज करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि अपने सिस्टम को हार्डनिंग किस तरह करता है, सिस्टम को सिक्योर किस तरह करना है, और उस सिक्योरिटी को बेटर करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स का हमने वहाँ पे यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे अब बात होगी सिस्टम की, होस्ट की बात हो रही है। अगर मैं क्लाउड के ऊपर बात करूँ तो क्लाउड के ऊपर यहाँ पे आपकी बात होगी EC2 की, आपके सर्वर की, वर्चुअल मशीन की आपकी बात होगी। हमने अपनी वर्चुअल मशीन को किस तरह सिक्योर करना है, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सिस्टम हार्डनिंग के अंदर। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, सिस्टम हार्डनिंग होता है क्या। सिस्टम हार्डनिंग इज द एक्शन ऑफ सिक्योरिंग कंप्यूटिंग सिस्टम टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अटैक्स। यही डेफिनेशन जब हम नेटवर्क हार्डनिंग में पढ़ी थी, तो वहां पे हमारे पास ये डेफिनेशन थी, नेटवर्क हार्डनिंग इज द एक्शन ऑफ सिक्योरिंग नेटवर्क सिस्टम या नेटवर्क लेयर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अटैक। वहाँ पे नेटवर्क था, यहाँ पे सिर्फ अब हमारा वर्ड चेंज होके आ गया कंप्यूटिंग सिस्टम या कंप्यूटिंग डिवाइसेस। Reduce the number of running services on a system. Use tools to complete system hardening, secure computing with goal of making it effective। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये कहते हैं कि आपने क्या करना है। सबसे पहले तो आपने, जिस तरह हम अपना मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल यूज करने के बाद हम उसके जो बैकएंड पे कुछ एप्लीकेशन टैब ओपन होते हैं, हमें उनको ऑफ करना पड़ता है, रिमूव करते हैं, हम अपनी स्पेस को एम्प्टी करते हैं। इसी तरह अगर हम लिनक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, विंडो के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमें देखना पड़ता है कि बैकएंड पे ऊपर कौन कौन सी एप्लीकेशन जो हम यूज नहीं कर रहे लेकिन रन हो रही हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस के लिए ये कहते हैं कि आप इनको वहां से रिमूव कर लिया करें। ठीक है, या इनको वहां से स्टॉप कर दिया करें, बंद कर दिया करें। इस तरह जो है ना, एक बेस्ट टेक्निक होती है अपने सिस्टम को, ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है अपने सिस्टम को सिक्योर करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था नेटवर्क हार्डनिंग, आज हम पढ़ रहे हैं सिस्टम हार्डनिंग। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डाटा को किस तरह सिक्योर करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं, प्रिवेंशन के ऊपर पढ़ रहे हैं। प्रिवेंशन, ये हमारा फर्स्ट पेज होता है प्रिवेंशन, कि हमने प्रिवेंशन मेजर्स कौन कौन सी करनी है, तो वहाँ पे सारी चीजें, ये 5 काम होते हैं, वहाँ पे हम करते हैं। फिर इसी तरह डिटेक्शन पढ़ेंगे, रिस्पॉन्ड पढ़ेंगे और एनालिसिस पढ़ेंगे, सारे स्टेप्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है क्लाउड के अंदर, कि आपने किसी चीज को ऑथेंटिकेट किस तरह करना है और ऑथराइज किस तरह करना है। मैं आपको ना यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑथेंटिकेशन, मैं शॉर्ट वर्ड में लिख रहा हूँ। ऑथेंटिकेशन होता है, और एक होता है ऑथराइजेशन, जो AU स्पेलिंग होते हैं, ऑथराइजेशन। ठीक है, दो चीजें होती हैं। अब इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है, ऑथेंटिकेशन के अंदर और ऑथराइजेशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दूं, कि फर्ज कर लें आपने ना कोई ड्राइवर हायर करना है अपने लिए, कोई गाड़ी चलानी है आपने उससे, तो आप कोई ड्राइवर हायर करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने वहाँ पे कोई आपने ऑनलाइन पोस्ट किया, कोई किसी ने आपसे रब्ता किया, कनेक्ट किया, तो आपके पास इंटरव्यू देने के लिए आ गया वो ड्राइवर। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, उसकी अथेंटिकेशन, उसको अथेंटिकेट करोगे, क्या ये वैलिड पर्सन है, अथेंटिकेट है ये गाड़ी चलाने के लिए। तो पहले उसको अथेंटिकेट करोगे, जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा। तो किस तरह करोगे, आप उसका ड्राइविंग लाइसेंस चेक करोगे। आप उसका ड्राइविंग लाइसेंस चेक करोगे, अगर तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, इसका मतलब ऑथेंटिकेट है। अगर तो ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास नहीं होगा, तो वो ऑथेंटिकेट नहीं है। ठीक है, तो ये होता है हमारा ऑथेंटिकेशन। अब ऑथराइजेशन किस तरह करेंगे, अब आपने ये तो चेक कर लिया कि भाई ये पर्सन ऑथेंटिकेट है, इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। अब आप ये देखोगे कि इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस तो है, लेकिन ये कौन कौन सी गाड़ी को चला सकता है। क्या इसके पास LTV है, या इसके पास HTV है। ठीक है, अगर तो इसके पास LTV होगा, तो इसका मतलब वो हैवी व्हीकल्स को नहीं चला सकेगा। हैवी व्हीकल्स को चलाने के लिए ऑथराइज नहीं है, ऑथेंटिकेट तो है, ड्राइवर तो है वो, लेकिन वो हैवी व्हीकल्स को चलाने के लिए अथोराइज नहीं है।
कौन गाड़ी को नहीं चला सकता, ठीक है। जिस काम के लिए वो ऑथराइज है सिर्फ वही काम कर सकता है और कोई काम नहीं कर सकता। तो एक बेसिक डिफरेंस होता है ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के अंदर, ठीक है भाइयों। इसी तरह हम क्या करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, मैं आपको अभी बता देता हूँ। क्लाउड के अंदर एक सर्विस होती है आईएम के नाम से, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे डिफरेंट यूजर्स बनाते हैं अपने सिस्टम के लिए कि हमारे अकाउंट को कौन कौन एक्सेस कर सकता है, एडब्ल्यूएस अकाउंट को। अभी आप एडब्ल्यूएस अकाउंट को ना समझे, अभी आप समझ लें कि आपने ना अपने सिस्टम की एक्सेस किसी को देनी है। अपना आपका जो लैपटॉप है या आप किसी को वर्चुअल एक्सेस देनी है अपने लैपटॉप की, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करो कि आप यूजर क्रिएट कर सकते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते हैं यूजर क्रिएट कर सकते हो। उस यूजर को फिर आप परमिशन दोगे, आप मेरे लैपटॉप को एक्सेस कर सकते हो, मेरी मशीन को एक्सेस कर सकते हो वर्चुअली, ठीक है। तो वो क्या क्या काम परफॉर्म कर सकता है, आप उसको रोल साइन करोगे, तो वो डिफरेंट चीजें होती हैं जो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के जुमरे में आती हैं। जिस तरह कुछ कंपनीज होती हैं उनके अंदर ट्रिपल ए सर्वर होते हैं, ठीक है। ट्रिपल ए सर्वर क्या होते हैं, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग, कि वो आप जितने भी एम्प्लॉयज होती हैं उनकी ऑथेंटिसिटी और उनके ऑथराइजेशन को चेक करते हैं कि वैलिड है या नहीं। यहाँ पे बात बताई गई है आपको फिजिकल सिक्योरिटी की। फिजिकल सिक्योरिटी इज एसेंशियल टू सिस्टम हार्डनिंग। आप देखें कि आपके पास जो है ना वो एक बिल्डिंग है, तो ऑब्वियसली बिल्डिंग फिजिकल सिक्योरिटी के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास का यूज करते हैं, मॉनिटरिंग टूल यूज करते हैं, वहाँ पे गार्ड हम वहाँ पे यूज करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड को वहाँ बिठाते हैं ताकि हमारी जो फिजिकल सिक्योरिटी है बिल्डिंग की वो मेंटेन रहे, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपको टेक्निकली बताऊं तो वहाँ पे मैं आपको ये बता सकता हूँ कि फिजिकल सिक्योरिटी हमारे सिस्टम की, ठीक है, कि वो कितना मजबूत है, उसकी जो आउटर लेयर होती है वो अपने हमारे सिस्टम को डिस्कस करना है फिजिकली। सिक्योरिटी बेसलाइन, हर कंपनी के अंदर ना एक बेसलाइन होती है। बेसलाइन का मतलब क्या होता है कि एक बेंचमार्क रूल होता है, एक पॉलिसी बनाई होती है, एक सिक्योरिटी कंप्लायंस होती है हर कंपनीज के अंदर, कुछ सिक्योरिटी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। उसमें वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि वो ये डिसाइड करते हैं कि हमारे नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेज हैं उनके ऊपर हमेशा ये पॉलिसी हो, क्या पॉलिसी हो। फर्ज कर लें एक कंपनी का नेटवर्क है, ठीक है। उस नेटवर्क के अंदर जो है ना, ये नेटवर्क है, उसके अंदर कुछ कंप्यूटर कुछ डिवाइसेस लगी हुई हैं। वो कहते हैं कि जितनी भी डिवाइसेस है ना उनके ऊपर अगर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है तो विंडोज 7 हो उसके ऊपर, विंडोज 7 का ये स्पेसिफिक वर्जन चलना चाहिए सबके ऊपर। या अगर लिनक्स यूज कर रहे हो तो लिनक्स का ये स्पेसिफिक वर्जन चलना चाहिए हमारे पास हर टाइम, ठीक है। तो अगर इन दो के ऊपर वो वर्जन चल रहा है और इसके ऊपर कोई ओल्डर वर्जन है, इसके ऊपर अपने अपडेट इसको नहीं किया, इसको वो अलग कर देंगे, इसको यूज नहीं करेंगे नेटवर्क के अंदर, या इसको अलग कर देंगे या इसको भी अपडेट किया जाएगा, क्योंकि एक पॉलिसी है आपने मेंटेन करना है उसको। तो नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं उनके ऊपर वो पॉलिसी सबके ऊपर अप्लाई होनी चाहिए, ना कि स्पेसिफिक कंप्यूटर्स के ऊपर। अब फर्ज कर लें आपके पास, आप कहते हैं कि उनके ऊपर सिक्योरिटी पैचेस लगे होने चाहिए, वो स्पेसिफिक वर्जन के सिक्योरिटी पैचेस लगे होने चाहिए, ठीक है। तो आपने लगाने ही लगाने हैं तमाम सिस्टम के ऊपर। आप ऐसा नहीं कर सकते सिर्फ दो के ऊपर लगाने तीसरे के ऊपर ना लगाएं। ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर सिस्टम को सिक्योर करना है, सिस्टम सिक्योर नहीं रहेगा हमारा, उसके ऊपर टैग हो सकता है, वहां पे वल्नरेबिलिटी क्रिएट हो सकती है, कोई ना कोई इसको आगे हैक कर सकता है। इसलिए वहां पे एक बेसलाइन बनाते हैं और बेसलाइन को सबके ऊपर हम जब मेंटेन रखते हैं, जितने भी डिवाइस नेटवर्क के अंदर उन सबके ऊपर ये सिक्योरिटी पैच होना चाहिए, ये वर्जन होना चाहिए, और ये उसका जो ना ये स्पेसिफिकेशन उनकी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो ना हम यहाँ पे सिक्योरिटी बेसलाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पे। A baseline defines the expected condition of a system, कि हर टाइम हमारे पास कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, कौन सा सिस्टम हमारे पास चलना चाहिए, ठीक है। उसके लिए जो ना फिर हम ये देखिए ये एक्सेप्टेबल है, यहाँ पे लिखा हुआ ये एक्सेप्टेबल है क्योंकि ये फुलफिल कर रही है हमारी रिक्वायरमेंट। इसके ऊपर ओल्डर वर्जन चल रहा है, इसको हमने अपडेट नहीं किया तो इसको हमने अलग कर दिया ताकि इसकी वजह से बाकी सिस्टम के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। अब सिस्टम को हार्डनिंग किस तरह करते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया सिस्टम हार्डनिंग क्या होता है। अब हम ये डिस्कस करेंगे भाइयों कि सिस्टम को हार्डन किस तरह किया जाता है, सिस्टम के ऊपर सिक्योरिटी किस तरह लगाई जाती है। यहाँ पे कुछ उन्होंने तरीके बताए गए हैं, कॉमन बेस टू हार्डन सिस्टम। इस सिस्टम को हार्डन के लिए कुछ हम तरीके करते हैं।
टर्न ऑफ अननेसेसरी सर्विसेज, जिस तरह मैंने आपको बताया कुछ बैकएंड पे सर्विस चल रही होती हैं। हम अपने मोबाइल की बात करें तो बैकएंड के ऊपर समटाइम हम कोई गेम खेल के उसको बंद भी करते हैं तो बैकएंड के ऊपर वो ओपन रहती है, जिसकी वजह से हमारी जो रैम होती है कंज्यूम हो रही होती है। ठीक है, तो हमें उसको ऑफ करना पड़ता है, टैब अपनी मेमोरी को क्लियर करना पड़ता है। इसी तरह विंडो के ऊपर लिनक्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे देखने के लिए कि बैकएंड पर कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशन रन हो रही हैं, तो उनको फिर कह रहे हैं कि आप उसको टर्न ऑफ कर लिया करें, ताकि आपकी जो मेमोरी कंज्यूमिंग है या सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो कम से कम हो। कंट्रोल कंप्यूटर ऑपरेशंस थ्रू ग्रुप पॉलिसीज, आपने किसी को एक्सेस देनी है अपने सिस्टम की तो वहाँ पे पॉलिसीज का यूज करें। लीस्ट प्रिविलेजेस प्रिंसिपल का यूज करें। रेगुलरली अप्लाई पैचेस एंड अपडेट, तो वहाँ पे उसको रेगुलरली पैचेस भी लगाएं और अपडेट भी करें। ठीक है, तो बहुत जरूरी होता है। जिस तरह देखिए आपके पास एक मोबाइल होता है किसी भी कंपनी का, चाइना का या एप्पल का या सैमसंग का, तो वहाँ पे होता क्या है कि आपको 2 महीने या 3 महीने बाद आपको एक अपडेट आती है, नोटिफिकेशन आता है कि अपने मोबाइल को अपडेट कर लें। उस अपडेट में क्या होता है, हो सकता है उस अपडेट के अंदर कोई उन्होंने न्यू फीचर ऐड किया हो सॉफ्टवेयर के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर कोई फिंगरप्रिंट उन्होंने ऐड किया हो, वहाँ पे उसको उसकी सिक्योरिटी अपडेट की हो आपके मोबाइल की, कोई सिक्योरिटी पैचेज है न्यू मार्केट के अंदर उसको अपडेट किया हो उन्होंने सॉफ्टवेयर के अंदर, तो जैसे आप उसको अपडेट करते हैं आपको मोबाइल अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए उसको हमें अपडेट करना पड़ता है। आप देखिए फर्ज कर लें आपके पास जो है ना वो सिक्योरिटी अपडेट है वो 2017 चल रहा है। इसका मतलब ये होता है कि 2017 तक जितने भी अटैक्स पैटर्न है उन सबको रिकॉग्नाइज कर लेगा। आपके सिस्टम के ऊपर जब भी कोई पैटर्न आएगा, कोई अटैक करेगा, तो आपके जो सिक्योरिटी पैच लगाया हुआ है उसके ऊपर वो उसको फौरन से रिकॉग्नाइज कर लेगा और उसको रोकेगा। लेकिन फर्ज कर लें अब 2018 आ गया या 2023 आ गया, 2023 आ गया, ठीक है, तो लेकिन आपका जो सिक्योरिटी पैचेज है वो अभी तक 2017 ही चल रहा है। ठीक है, हमारे पास वर्जन आ गया 2023 आ गया। ठीक है भाइयों, तो इसका मतलब है कि जो 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी अटैक्स, न्यू अटैक्स जनरेट हुए हैं, जो न्यू हैकिंग टेक्निक्स आई हैं, अगर उसने उस टेक्निक से अगर किसी ने अटैक किया हमारे सिस्टम के ऊपर तो हमारा सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा और हमारा सिस्टम इजिली हैक हो जाएगा। इसलिए जिस जिस तरह टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, अटैकिंग पैटर्न भी बहुत न्यू न्यू आ रहे हैं मार्केट के अंदर, और उनको मैनेज करने के लिए, उनको हैंडल करने के लिए, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए फिर डिफरेंट डिफरेंट हर साल जो है ना वो आपके पास न्यू अपडेट आती रहती है, न्यू पैचेस कॉन्फ़िगरेशंस आती रहती है, आपने जिस अपने सिस्टम को अपडेट करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं कि अगर आप लिनक्स पर काम कर रहे हैं तो लिनक्स के ऊपर अगर आपने देखना आपको बैकएंड पर कौन कौन सी एप्लीकेशन चल रही हैं, ठीक है, या कौन कौन सी हमारे पास एप्लीकेशन रन हो रही हैं, तो उसके लिए फिर आप कुछ कमांड्स होती हैं उनका यूज कर सकते हैं लिनक्स के ऊपर। तो अभी जो आप डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं, अभी जो आप डायग्राम देख रहे हैं भाइयों, उसमें क्या है, उसमें आपको ये बता रहा है कि अगर आप कोई कमांड चलाएंगे, लाइक डिफरेंट कमांड हमारे पास होती हैं सिस्टम ये देखने के लिए कि हमारे पास जो है ना बैकएंड पे कौन कौन सी एप्लीकेशन हो रही हैं। कुछ पीएस कमांड होती हैं जिससे हम प्रोसेस आईडी देखते हैं डिफरेंट अपने बैकएंड एप्लीकेशन की, तो उससे ये होता है कि आप देख सकते हो कि मेरे लिनक्स के अंदर कौन कौन सी एप्लीकेशन चल रही हैं, तो उसको फिर आपको रिमूव करना पड़ता है, डिफरेंट पीएस कमांड होती है उसको यूज कर सकते हैं। रन प्रोसेस इन द फोरग्राउंड और बैकग्राउंड डीएक्टिव अनयूज सर्विसेज, तो जिनको आप यूज नहीं कर रहे उनको फिर आप डीएक्टिवेट कर लें, ऑफ कर लें, ताकि आपकी मेमोरी और आपकी यूटिलाइजेशन कंज्यूम ना हो वहाँ पे और आपका जो सिस्टम है वो सिक्योर रहे। तो एक तरह से बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है हमारे पास। इस तरह अगर मैं विंडो की बात करूँ तो विंडो के अंदर सिस्टम मैनेजर होता है, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं कि बैकएंड पर कौन कौन सी एप्लीकेशन रन हो रही हैं। तो जिस तरह मैंने ऐसे बोला कि लिनक्स के ऊपर आपने चेक करना तो पीएस कमांड यूज कर सकते हैं, अगर आपने विंडो के ऊपर चेक करना तो विंडो के ऊपर यहाँ पे आप सर्च करें, सर्च बार के अंदर जाकर टास्क मैनेजर, ठीक है, तो टास्क मैनेजर यहाँ पे आ जाएगा, आपने इसको ओपन करना है यहाँ से। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको तमाम डिटेल्स A to Z हर कुछ मिल जाएगा कि आपके पास पैकेट के ऊपर कौन कौन सी एप्लीकेशन प्रोसेस रन हो रहे हैं। ठीक है, देखिए गूगल क्रोम, टास्क मैनेजर, जूम मीटिंग, ये हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर है वो बैकएंड पे रन हो रहे हैं।
ठीक है, ये आपको इस तरह सारा कुछ दिखाएगा यहाँ पे। और वो आपके पास कितनी सीपीयू यूटिलाइजेशन हो रही है, कितनी मेमोरी यूटिलाइजेशन हो रही है आपकी, डिस्क कंज्यूम कितनी हो रही है, तो वो आपको सारा यहाँ पे बताएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें जिस तरह वो बता रहा है कि जूम आपकी आईडी चल रही है अभी, जो करंट चल रही है, जिसको आप अभी यूज कर रहे हैं, तो उसकी जो है ना सीपीयू यूटिलाइजेशन भी हाई शो कर रहा है आपको, और पावर यूसेज भी आपको थोड़ा हाई शो कर रहा है। ठीक है, इसी तरह ये तो मेरे पास करंटली चल रहे हैं, टास्क मैनेजर, जूम मीटिंग और गूगल क्रोम, ये तो अभी मेरे पास ओपन है करंटली। इसलिए मुझे यहाँ पे थ्री एप्स यहाँ पे शो कर रहा है, जिनको मैं यूज नहीं कर रहा, लेकिन वो बैकएंड पे ओपन है, बैकएंड प्रोसेस वो यहाँ पे मुझे शो कर रहा है। ठीक है, तो इसको मैं जो है ना यहाँ से ऑफ कर सकता हूँ, इसके पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे एंड टास्क करेंगे तो ये यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने परफॉर्मेंस देखनी हो यहाँ पे अपने सिस्टम को, यहाँ से इस तरह देख सकते हैं, ग्राफ की सूरत में मेमोरी यूटिलाइजेशन, सीपी यूटिलाइजेशन, डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। ऐप हिस्ट्री, स्टार्टअप, यूजर्स, अगर कोई यूजर है कोई और भी जो आपके सिस्टम के अंदर काम कर रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। सर्विसेज, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, हम यहाँ से आके टास्क मैनेजर से देख सकते हैं। चले जी, अब नेक्स्ट चलते हैं, हम बात करते हैं पैचिंग की। पैचिंग क्या होती है, मैंने आपको एग्जांपल दी कि पैचेस लगाने पड़ते हैं। आपके पास एक मोबाइल होता है, उसके ऊपर अपडेट करती है कि सिक्योरिटी पैचेस हैं, उसको अपडेट कर लें। क्यों करना होता है, क्योंकि जो रिकॉग्नाइज पैटर्न्स होते हैं, अटैक पैटर्न, उनको वो रिकॉग्नाइज कर लें। ठीक है, तो पैचेस हम लगाते हैं अपने सिस्टम के ऊपर, अपने होस्ट के ऊपर, ताकि वो अप टू डेट रहे, अपडेट रहे, अपडेट रहे और सिक्योर रहे। A patch is applied on a system where a weakness was discovered। अगर हमारे सिस्टम के अंदर कोई वीकनेस है, कोई वल्नरेबिलिटी है, तो वहां से रिमूव हो जाए, कोई भी वहां से अटैक ना हो सके हमारे सिस्टम के ऊपर, इसलिए हम पैचेस लगाते हैं। फिक्सिस द परफॉर्मेंस और फीचर इशू, अगर कोई न्यू फीचर ऐड करना है, कोई बग है उसको रिमूव करना है, कोई एरर को रिमूव करना है, उसके लिए भी हम पैचिंग यूज करते हैं। रिड्यूस द टाइप ऑफ मेथड्स दैट कैन इनफिल्ट्रेट द सिस्टम। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास है ना एक मोबाइल है, उस मोबाइल के पास ना था मेरा, मैंने एक मोबाइल है मेरे पास अभी जो चल रहा है, उसके ऊपर ना फिंगरप्रिंट मेरे पास ऑप्शन था, मैं फिंगरप्रिंट यूज कर सकता था इजीली, इजीली यूज कर सकता था। ठीक है, अब हुआ क्या कि उसको मैं अपडेट करता रहता था, करता रहता था। जब भी 2 या 3 महीने बाद कोई अपडेट आती थी अपने मोबाइल के ऊपर, तो उसको मैं कर लेता था, वो भी सिक्योरिटी पैच आता था, उसको मैं वहाँ पे पैच लगा लेता था, अपडेट कर लेता था। अब हुआ क्या कि एक दिन मुझे अपडेट आई और उन्होंने कहा कि आप अपने मोबाइल को अपडेट कर लें, तो हो सकता है उस अपडेट के अंदर कुछ पुरानी चीजें वो रिमूव कर दें, कुछ न्यू चीजें ऐड कर दें आपके मोबाइल के फंक्शंस के अंदर, ऐसा भी हो सकता है। रिमूव भी हो सकती है और ऐड भी हो सकती है। तो मैं जैसे मैंने उसको अपडेट किया, तो मैंने बाद में देखा कि वहाँ पे फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन है मेरे पास, वो गायब हो गया। अब मैं अपने मोबाइल के ऊपर जो है ना वो फिंगरप्रिंट यूज नहीं कर सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने सॉफ्टवेयर के अंदर को चेंज कर दिया, तो मैंने उसी सॉफ्टवेयर को अपडेट किया मोबाइल के ऊपर, तो न्यू पैचेस मेरे मोबाइल के ऊपर अपडेट हो गए। ठीक है, तो हम वो फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन मैं अपने मोबाइल के ऊपर यूज नहीं कर सकता। इस तरह बताने का मकसद ये था कि आप चीज़ों को ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। हो सकता है कोई न्यू अपडेट आए, वहाँ पे दोबारा फीचर ऐड करते हैं, तो मैं दोबारा से उसको अपडेट करूँ, तो मेरा दोबारा से फिंगरप्रिंट दोबारा ऑन हो जाए। तो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उसके लिए फिर आप पैचेस का यूज़ करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं, यहाँ से पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ बताया गया उन्होंने, क्लाइंट और सर्वर, कॉमन सिस्टम हार्डनिंग रिकमेंडेशन के क्लाइंट एंड से, अगर आपने सिस्टम को हार्डन करना है, सिस्टम पर सिक्योरिटी लगानी है, तो आप क्या काम कर सकते हैं। अगर आप सर्वर एंड से काम कर रहे हैं, तो आप क्या काम कर सकते हैं। पहले क्लाइंट की बात कर लेते हैं, अगर आपने क्लाइंट को सिक्योर करना है, तो वहाँ पे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ करें, फायरवॉल का यूज़ करें, एप्लीकेशन फ्यू रन करें। ऐसी एप्लीकेशन जो आप यूज़ नहीं कर रहे लेकिन बैकएंड पे रन हो रही हैं, उसको टर्न ऑफ कर लें। अप्लाई अपडेट्स, कोई पैचेस आया है, कोई अपडेट आया है, उसको अपडेट कर लें। लिमिट रिमूवल मीडिया, कंट्रोल डाउनलोड्स, डिस्ट्रिक्ट टर्मिनल सर्विसेज, तो डिफरेंट चीज़ होती है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरह सर्वर एंड से बात करें तो सर्वर एंड से भी डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्ट फिजिकल एक्सेस ना दें किसी को। यूज डेडिकेटेड रोल्स, और किसी ने सर्वर के ऊपर काम करना है, तो उसको रोल असाइन करें। ठीक है, डायरेक्टली एक्सेस ना दें अपने सर्वर को। सिक्योर फाइल सिस्टम यूज, PKI जो इंक्रिप्शन कीज होते हैं उनका यूज करें। अलर्ट्स का यूज करें, अगर सीपीयू यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो गई है, आपको फौरन से एक अलर्ट आ जाए। तो डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो हम क्लाइंट एंड से और सर्वर एंड से यूज कर सकते हैं। इसी तरह मेरे भाइयों,
एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन हार्डनिंग। अगर आप एप्लीकेशन हार्डनिंग को करना चाहते हैं तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर का यूज़ करें, यूज़ एप्लीकेशन फायरवॉल का यूज़ करें, डिफरेंट चीज़ें वहाँ पे आप कर सकते हैं। यूज़ सॉफ्टवेयर बेस्ड डाटा इंक्रिप्शन, तो आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको इंक्रिप्ट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि कोई उसको रीड ना कर पाए। तो डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो आप अपनी चीज़ों को सिक्योर करने के लिए कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कि अब आपने इसकी अवेयरनेस कैसे करनी है लोगों को। तो अवेयरनेस ऐसे क्रिएट हो सकती है अगर लोगों को आप ट्रेनिंग दें, वहाँ पे उनको एजुकेशन करें, एजुकेट करें। तो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अब इनके थ्रू आपने अगर कोई कंपनी है, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को ये चीज़ें बतानी है सिक्योरिटी के हवाले से कि सिस्टम को सिक्योर किस तरह करना चाहिए, या आपने किस हद तक उसके अंदर सेंसिटिव होने हैं सिक्योरिटी के हवाले से। तो ऑब्वियसली वहाँ पे उनको ट्रेनिंग करेंगे हम उनकी, या आपको एजुकेट करेंगे इस वाले से, डिफरेंट वर्कशॉप हम सेटअप करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों को ट्रेन कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि अगर हम क्लाउड के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो प्लेलिस्ट चल रही है ना वो क्लाउड की चल रही है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं जितने भी क्लाउड टूल पढ़ाऊंगा, क्लाउड की जितने भी सर्विसेज पढ़ाऊंगा, अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो आपको अलग से जो क्लाउड प्रैक्टिशनर सीरीज है वहाँ से उसको आपको देखना पड़ेगा। वहाँ पे डिटेल सीरीज मैंने बनाई हुई है, आप उसको देखें। आप अगर आपने एग्जाम के लिए क्लियर होना है तो इट इज़ मोर देन इनफ, आप उसको सिर्फ गो थ्रू हो जाए तो हम लेक्चर्स को देखें, आपका एग्जाम पास हो जाएगा। तो अभी हम बात करेंगे अगर हमने क्लाउड के ऊपर जाना है, क्लाउड के ऊपर काम करना है, तो वहाँ पे हमने अपने सिस्टम को सिक्योर किस तरह करना है। तो वहाँ पे डिफरेंट टूल्स का, डिफरेंट सर्विस का हम यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास होती है ट्रस्टेड एडवाइजर होता है, हमारे पास अमेजोन गार्ड ड्यूटी होता है, शील्ड होता है, क्लाउड रेल होता है। तो डिफरेंट चीज़ें होती है, अपन इनका यूज़ कर सकते हैं क्लाउड के अंदर। स्पेसिफिकली अभी हम पढ़ रहे हैं AWS, तो ये AWS टूल्स हैं, AWS सर्विसेज हैं, उसके ऊपर ये सारे टूल्स यूज़ कर सकते हैं। ट्रस्ट एडवाइजर क्या होता है, गार्ड ड्यूटी क्या होता है, शील्ड क्या होता है, AWS क्लाउड टेल क्या होता है, अगर आपने ये डिस्कस करना है तो जो मेरे क्लाउड प्रैक्टिशनर सीरीज है उसको आप वहाँ पे देखें। वहाँ मैंने सारी सर्विसेज जहाँ पे पढ़ाई हुई हैं, ये सारी वहाँ मैंने एक्सप्लेन की हुई, सब मैंने वहाँ पे लैब भी करवाई है। ट्रस्ट एडवाइजर की, गार्ड ड्यूटी की लैब करवाई है, शील्ड क्लाउड टेल सबकी लैब करवाई हुई है। आप वहाँ से जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। आप ये भी देख सकते हैं क्लाउड के ऊपर सिक्योरिटी को हैंडल करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, इनहेंस करने के लिए हम इन तमाम सर्विस का या टूल का किस तरह यूज कर सकते हैं बेस्ट एफिशिएंट वे के अंदर। तो इसको हम ज्यादा डिस्कस करेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि गार्ड ड्यूटी एक्चुअली हमारे पास होता क्या है। गार्ड ड्यूटी जो है ना हमारे पास एक सिक्योरिटी सर्विस होती है क्लाउड के अंदर, जो क्या काम करती है, यूजेस थ्रेट इंटेलिजेंस फीड्स सच एज लिस्ट ऑफ malicious IP एड्रेस एंड domains एंड मशीन लर्निंग टू आइडेंटिफाई अनएक्सपेक्टेड पोटेंशियली अनऑथराइज्ड एंड malicious एक्टिविटी विद इन यूर। अभी आपको समझ नहीं आई होगी तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह हमने पढ़ा था, IPS पढ़ा था हमने, इंट्रोइंग प्रिवेंशन सिस्टम क्या होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर ये एक फायरवॉल होती है। इस फायरवॉल को हम कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िगर किस तरह करते हैं कि जितने भी हमारे पास नोन अटैक्स पैटर्न होते हैं, हमें कि जो साइबर सिक्योरिटी वाले बंदे होते हैं उनको पता होता है कि किन किन तरीकों से अटैक हो सकता है, कौन कौन से IPs जो हम malicious होते हैं, उन सब की लिस्ट बनाते हैं और इसके अंदर कॉन्फ़िगर कर देते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं। तो इंटर से जो भी ट्रैफिक आएगी, तो अगर वहां पे कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होगी तो इसको फौरन से उसको डिटेक्ट कर लेगा और उसको एंटर नहीं होने देगा मेरे नेटवर्क के अंदर, ठीक है। जिस तरह एक बैंक होता है, बैंक के बाहर एक गार्ड खड़ा होता है। गार्ड क्या करता है कि अगर कोई पर्सन आ रहा है बैंक के अंदर, अगर वो वेल ड्रेस है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस भी अच्छी है, तो वो इजीली बैंक के अंदर एंटर हो सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी फिजिकल अपीयरेंस बहुत बुरी है, उसके कपड़े भी फटे हुए हैं, तो जो गार्ड है फौरन से उसको डिटेक्ट कर लेगा, दूर रोक लेगा कि आप क्या करने आ रहे हैं यहाँ पे, और उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगा, ठीक है। उसको बैंक के अंदर एंटर नहीं होने देगा। तो इसी तरह गार्ड को कैसे पता चला, गार्ड को जो ना एक माइंड सेट बना हुआ है, तो उसको माइंड में पहले से चीजें चल रही हैं उसकी। इसी तरह जो गार्ड ड्यूटी सर्विस होती है क्लाउड के अंदर, उसके अंदर जो है ना उसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िगर करने के लिए एक्चुअली गार्ड ड्यूटी हमारे पास, अगर मैं बताऊँ, थ्रेट डिटेक्शन सर्विस होती है। थ्रेट डिटेक्शन सर्विस, थ्रेट डिटेक्शन सर्विस ये क्या काम करती है, ये आपके नेटवर्क के अंदर या आपके सिस्टम के ऊपर अगर कोई थ्रेट आ रहा है इंटरनेट से, तो उसको डिटेक्ट कर लेती है, ठीक है। तो आपको डिटेक्ट करेगी कैसे, वो मशीन लर्निंग बेस के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ऑटोमेटिकली चीजों को डिटेक्ट कर लेगी, ठीक है। ये सिग्नेचर बेस्ड भी होती है, आप इसके अंदर जो है ना सिग्नेचर बेस्ड भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है
कि आप सेम लाइक आईपीएस की तरह आप इसके अंदर भी जो नॉन अटैक पैटर्न होते हैं कि जिस तरह जो है ना को अटैक आ सकता है आपके सिस्टम के अंदर, वो आप इसके अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप इसके अंदर जो मलिशियस आईपीज हैं उनको डाल सकते हैं। तो जैसे इंटरनेट से ट्रैफिक आएगी तो दोनों तरह से काम करेगा। एक तो अगर कोई आपने कहा है कि ये जो आईपी है ना 10.0.0.1 ये मलेशियस है, इसको एंटर नहीं होने देना। जैसे ही इंटरनेट से ट्रैफिक ये आईपी हमारे नेटवर्क के अंदर आएगी तो इसको रोक लेगा। ठीक है, एक तो इस तरह भी काम करेगा क्योंकि ये जो आईपी हमने यहाँ पे मैच हो रही है, ये जो आईपी हमारे नेटवर्क के अंदर मैच हो रही है, तो वो कह रहे हमने बताया हुआ कि आपने इसको एंटर नहीं होने देगा, इसको एंटर नहीं होने देगा। लेकिन सम टाइम में ऑटोमेटिकली भी काम करता है। अगर कोई आईपी या कोई ऐसी मलिशियस एक्टिविटी हो रही है तो उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, ऑन मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस के ऊपर। तो दोनों तरीकों से काम करता है। तो ये हमारे पास होती है थ्रेट डिटेक्शन सर्विस, जो हमारे अकाउंट को, हमारे नेटवर्क को, हमारे सिस्टम को सिक्योर करती है। अमेजोन गार्ड ड्यूटी, तो ये काम होता है अमेजोन गार्ड ड्यूटी का क्लाउड के अंदर। इसकी लैब, इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप जो प्रैक्टिशनर सीरीज है मेरी वहाँ पे देखें, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी इजीली। तो डिफरेंट सर्विस का हम यूज करते हैं क्लाउड के अंदर। जिस तरह हमारे पास होता है क्लाउड ट्रेल होता है, गार्ड ड्यूटी होता है, लैम्बडा होता है, सिक्योरिटी ऐप होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसको हम यूज करते हैं क्लाउड के अंदर। ठीक है, ये कुछ ये जैसे मॉनिटरिंग टूल है, जो क्लाउड ट्रेल है ये मॉनिटरिंग सर्विस है, जो गार्ड ड्यूटी है डिटेक्शन सर्विस है। तो दोनों चीज़ें हम कुछ सर्विस को समटाइम मिला के भी इंटीग्रेट करके भी यूज करता है क्लाउड के अंदर। ठीक है, तो क्लाउड ट्रेल क्या करेगा, क्लाउड ट्रेल चीज़ों को कैप्चर करेगा। तो ये क्योंकि मॉनिटरिंग सर्विस तो कैप्चर करेगा, डिटेक्शन सर्विस जो है ये उसको डिटेक्ट करेगा। मैं आपको बता देता हूँ क्लाउड ट्रेल और गार्ड ड्यूटी के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। देखिए, ये बैंक है, इस बैंक के बाहर ना सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, इस तरह करके। ठीक है, फर्ज कर लें सीसीटीवी कैमरा है हमारे पास। ये सबको मॉनिटर कर रहा है कि कौन कौन आ रहा है, कौन कौन बैंक के अंदर एंटर हो रहा है, कौन कौन एग्जिट हो रहा है। आप फर्ज कर लें कि ऐसा पर्सन एंटर हो रहा है बैंक के अंदर जिसने हाथ में गन पकड़ी हुई है, तो सीसीटीवी कैमरा होते हैं वैसे इस तरह के भी, लेकिन मैं जनरली बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान में यूज होते हैं मोस्टली हर जगह के ऊपर, कि वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि इसके हाथ में गन है, इसको मैंने एंटर नहीं होने देना, या वो लर्ज नहीं करेगा हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि वो तो एक मॉनिटर कर रहा है, चीजों को स्टोर कर रहा है बैकएंड के ऊपर। ठीक है, लेकिन उसको डिटेक्ट कौन करेगा, जो बैकएंड पर जो स्क्रीन लगी होगी, उस स्क्रीन के ऊपर जो पर्सन बैठा होगा, जो गार्ड बैठा होगा, वो देख रहा होगा कि कौन कौन एंटर हो रहा है, कौन कौन एग्जिट हो रहा है। एक्चुअली वो मॉनिटर करेगा कि कौन पर्सन जो है ना वो एंटर हो रहा है गन के साथ। इसका मतलब है कि जो सीसीटीवी कैमरा है ये सिर्फ मॉनिटर करेगा, जो बैकएंड के ऊपर स्क्रीन को देख रहा है वो उसको डिटेक्ट भी करेगा। ठीक है, वो डिटेक्ट करेगा। तो जो सीसीटीवी कैमरा ये मॉनिटरिंग सर्विस हुई, और जो बैकएंड में आदमी बैठा है जो उनको उसको देख रहा है, वो डिटेक्शन सर्विस हुई हमारे पास। इसी तरह जो क्लाउड ट्रेल होता है ना, क्लाउड ट्रेल वो होती है मॉनिटरिंग सर्विस हमारे पास। वो सिर्फ चीज़ों को मॉनिटर करती है कि आपके अकाउंट के अंदर कोई अच्छी एक्टिविटी हो रही है या बुरी एक्टिविटी हो रही है, उसको नहीं पता। वो दोनों को कैप्चर कर रही है, मॉनिटर कर रही है, लोग जनरेट कर रही है, हिस्ट्री क्रिएट कर रही है आपके लिए। ठीक है, वो हिस्ट्री किसको देगी, वो हिस्ट्री जो जनरेट करेगी क्लाउड ट्रेल, वो उसको यूज करेगा गार्ड ड्यूटी। जो गार्ड ड्यूटी सर्विस होती है वो उस हिस्ट्री को यूज करेगा और उसको देखेगा, उसको फिल्टर करेगा, वो उसको डिटेक्ट करेगा कि उस हिस्ट्री के अंदर है, जो लोग स्नेट हुए हैं उसके अंदर गुड एक्टिविटी कौन की है, बैड एक्टिविटी कौन कौन सी है। ठीक है, तो क्लाउड ट्रेल सिर्फ मॉनिटर करेगा और गार्ड ड्यूटी सिर्फ क्या करेगा, उसको डिटेक्ट करेगा चीजों को। किस तरह करेगा वो आप मेरे क्लाउड सीरीज के अंदर जाके देख सकते हैं। आज हमने ये पढ़ा कि सिस्टम को किस तरह सिक्योर किया जाता है। अगर आपने यही चीजें देखनी क्लाउड के अंदर कि क्लाउड के अंदर सिस्टम को किस तरह सिक्योर किया जाता है, उसके लिए एक सर्विस होती है सिस्टम मैनेजर, AWS सिस्टम मैनेजर। कंप्लीट लैब मैंने करवाई हुई है, आप मेरे क्लाउड प्रैक्टिस के ऊपर जाएं, वहाँ पे आई थिंक 19 या 20 लेक्चर होगा। वहाँ पे आप सर्च करें क्लाउड प्रैक्टिशनर, और वहाँ पे आपको एक वीडियो मिलेगी जिसका नाम होगा AWS सिस्टम मैनेजर लैब। ठीक है, उसको देखें, कंप्लीट देखें, हैंड्स ऑन करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्लाउड के ऊपर हम अपने सिस्टम को किस तरह सिक्योर करते हैं। ठीक है भाइयों, तो यहाँ तक थी आज की हमारी क्लास। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है एट द एंड ऑफ क्लास, आप मुझे मैं आपको मेल भी प्रोवाइड कर दूंगा, मैं आपको अपनी लिंक्डइन आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मुझसे वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट्स आपके लिए ओपन होते हैं, कमेंट बॉक्स आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। किसी भी तरह की हेल्प चाहिए सिक्योरिटी के अंदर, नेटवर्किंग के अंदर, क्लाउड के अंदर, वो भी रिसोर्सेज आपको चाहिए तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी।
मैंने आपको अपना नंबर तो नहीं दिया हुआ, आप मुझे मेल कर सकते हैं, लिंक्डइन से कनेक्ट हो जाए, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर दें, मैं कमेंट में आपका आंसर दूंगा ब्रो। तो आप इस तरह मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है भाइयों, तो आज की क्लास हम फिनिश करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसमें हम पढ़ेंगे कि अपने डाटा को हम किस तरह सिक्योर करते हैं अपने नेटवर्क के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।